हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने क्लास 10th का अभी सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और क्लास 10th में हमने लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको यहाँ तक बता चुका था कि इंटेस्टाइन में विली का क्या काम होता है। इंटेस्टाइन में विली क्या करती है, जितना भी लिक्विड पार्टिकल्स है आपका वो सब एब्जॉर्ब कर देती है। ठीक है, अब इसके बाद होता है आपका एसिमिलेशन। फोर्थ स्टेप आपका आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा देखते हैं। The process in which the food is taken by the body cells used for the energy growth and repair। अब मान लीजिए आपके हेडेक है, आपके सिर में दर्द है, आपने सिर के दर्द की टैबलेट खा ली, तो आपकी बॉडी को कैसे पता लगा कि जो आपने टैबलेट खाई है वो आपके सिर के दर्द की है और सिर का दर्द ठीक यानी कि हेडेक ठीक हो जाता है। कैसे पता लगता है? तो वो प्रोसेस होती है एसिमिलेशन। वो क्या होती है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन एक टाइप की ऐसी प्रोसेस है जो भी इंटेस्टाइन ने अभी तक एब्जॉर्ब किया है, जितने भी विटामिन एब्जॉर्ब किए, फिर उसके बाद पता लगाया जाता है कि किस तरीके की एनर्जी इस फूड में है, कौन सी एनर्जी है, उनको अलग अलग किया जाता है, कौन कौन से विटामिन है उनको अलग अलग किया जाता है। फिर विटामिन्स को उस जिस जगह उनकी रिक्वायरमेंट होती है ब्लड के थ्रू वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। उन विटामिन्स को ब्लड के थ्रू हमारे उस बॉडी पार्ट तक, यानी कि मान लीजिए आपने हेडेक की टैबलेट खाई है, तो हेडेक की टैबलेट में जो भी विटामिन्स या जो भी सॉल्ट्स मिले होंगे वो सॉल्ट्स हेड तक पहुँचा दिए जाएंगे और हेडेक की में जिस भी वजह से आपका पेन हो रहा होगा, एक हो रहा होगा, हेडेक हो रहा होगा, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एसिमिलेशन। इसमें और देखते हैं और क्या है। The blood carriers digested and dissolved food to all the parts of the body। अच्छा, ये जो हमने एनर्जी ली है फूड से अपनी, ये क्या करेगी? ये जितनी भी एनर्जी है वो ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अगला प्रोसेस है। इसके बाद रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन ही पढ़ना है पूरा हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसिमिलेशन। इसके बाद क्या बोला है? द डाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी स्टोर्ड इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब जो हमने डाइजेस्ट किया, अब बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं कि जो हम खा तो लेते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन उनसे कोई एनर्जी नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल चाउमीन एंड मैगी, आप बहुत खाते हो लेकिन आपकी बॉडी को 1 पैसे की एनर्जी उससे नहीं मिलती है। तो इस तरीके के फूड जो आप खाते हो वो लीवर में जाकर के स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, वो कहाँ स्टोर हो जाएंगे? लीवर में जाकर के स्टोर हो जाएंगे। अब देखो डाइजेस्ट तो वो हो गए, लेकिन वहाँ आपका कोई भी काम नहीं है। जो फूड आपने खाया है उस फूड का कोई भी काम नहीं है। जब कुछ भी काम नहीं होगा तो वो आपके बॉडी में डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, वो कहाँ जाकर के स्टोर हो जाएंगे? आपके लीवर में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, जिनको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। ठीक है, आगे चले। तो ये हो गया हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन समझ आ गया। एसिमिलेशन एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें देखा जाता है कि किस तरीके की एनर्जी किस बॉडी पार्ट के लिए रिक्वायर्ड है, उसी हिसाब से वहाँ पहुँचा दी जाती है बॉडी पार्ट में। ठीक है, यानी कि डिफरेंट एनर्जी को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुँचाना ही एसिमिलेशन होता है। ये पता लगाना कि इस एनर्जी की किस बॉडी पार्ट को रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी वहाँ पहुँचा दी जाती है। दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। अब इसके बाद हम अगर बात करें 5th स्टेप की, एजेशन। EGESTION, एजेशन। एजेशन क्या है? एजेशन द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। एजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद डाइजेस्ट किया। अब कुछ फूड ऐसा रह जाता है जो अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं होता है। उस अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी से रिमूव करना ही क्या कहलाता है? एजेस्ट कहलाता है, एजेशन कहलाता है। इसमें क्या होगा? द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो आपका फूड रह गया, जो आपका फूड अनडाइजेस्टेड रह गया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने के बाद जब पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी तरीके से उसकी एनर्जी को निचोड़ देगी ना, दे देगी, उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? द वॉल्स कंटेनिंग विली विच एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड ड्यू टू दिस
अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स सॉलिड। यस, इसमें क्या होगा आपका, लार्ज इंटेस्ट जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में विली थी वैसे ही इसमें भी लार्ज इंटेस्टाइन में भी विली होंगी। और वो विली क्या काम, स्मॉल इंटेस्टाइन की विली क्या काम कर रही थी, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी, फूड में से एनर्जी को ले रही थी। लार्ज इंटेस्टाइन की जो विली होगी वो क्या करेगी, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी अभी लिक्विड की फॉर्म में है, क्योंकि हमने पूरे फूड को लिक्विड बनाया है ना, तो लिक्विड की फॉर्म में अब उस लिक्विड में से पूरे वाटर को एब्जॉर्ब कर देगी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होगा, पूरे लिक्विड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब कर देना। अब वाटर को जैसे ही एब्जॉर्ब करेगी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो लिक्विड फूड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। और सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद ये अनडाइजेस्टेड फूड एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम। ये एक डायग्राम है जिसमें पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। देखते हैं क्या है। यहाँ से आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद ये जो होती है ये आपकी क्या जाती है, एलिमेंट्री कैनाल, फूड पाइप। ये जो कह जाता है आपका फूड पाइप कह जाता है, फूड पाइप। इसका दूसरा नाम भी मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, देख लेना। इससे प्रीवियस लेक्चर जो था डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें पूरा बताया था फूड पाइप का दूसरा नाम, देख लेना क्या नाम बताया था। ठीक है, ये लिखा भी है इन्होंने, ओसोफोजस। ठीक है, इसके बाद यहाँ से खाना खाने के बाद ये खाना पहुँच जाता है हमारे स्टोमक में। ये जो है ये कुछ स्टोमक टाइप का है अपना, स्टोमक में पहुँच गया। स्टोमक में पहुँचने के बाद यहाँ कुछ लीवर होता है, लीवर जो है, ठीक है। स्टोमक में खाना 3 आवर्स तक रुकेगा। उस 3 आवर्स में क्या होगा, वो जो फूड है वो धीरे धीरे स्मॉल पीसीज में ब्रेक डाउन होता रहेगा। जैसे ही स्मॉल पीसीज में ब्रेक डाउन होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखो ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद पैनक्रियाज ने अपना पैनक्रिएटिक लिक्विड किया सीक्रेट। ठीक है, पैनक्रिएटिक, और लीवर ने अपना लिक्विड सीक्रेट किया। क्या था, येलो वाला, ग्रीनिश और येलो, क्या नाम बताया था उसका, देख लेना फर्स्ट लेक्चर में। दोनों लिक्विड ने मिलकर के इस फूड को इंटेस्टाइन के अंदर फुली लिक्विड बना दिया, फुली लिक्विड बना दिया। और लिक्विड बनाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, इस फूड में जितनी भी एनर्जी है वो सब एनर्जी अपने अंदर को एब्जॉर्ब कर लेगी, खींच लेगी, एक तरीके से फूड की पूरी एनर्जी को खींच लेगी। फूड की पूरी एनर्जी को खींचने के बाद इसमें होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब इंटेस्टाइन ने जितनी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है फूड से, वो सब मिक्स्ड फॉर्म में है। अब उसमें देखा जाएगा जो फूड हमने खाया था उसमें कौन कौन सी एनर्जी है, कौन कौन सी विटामिन है, कौन कौन सी आपकी वो हैं, मिनरल्स हैं। उसी हिसाब से आपकी बॉडी में इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जिस बॉडी पार्ट को जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइप की एनर्जी उस बॉडी पार्ट में पहुंचा दी जाएगी, या जितनी अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उतनी अमाउंट की एनर्जी उस बॉडी पार्ट में पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा या जो हमने खा लिया था, जो मैगी और चाउमीन खाए थे, डाइजेस्ट तो हो जाते हैं लेकिन उससे एनर्जी नहीं मिलती, तो वो एनर्जी कहाँ जाती है, फिर हमारे लीवर में स्टोर हो जाती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा वो अब चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाली। ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लिक्विड की फॉर्म में है, लिक्विड, ये लार्ज इंटेस्टाइन उस लिक्विड को फूड से एब्जॉर्ब कर देगी। और लिक्विड एब्जॉर्ब होने की वजह से हमारा जो फूड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर एनएस के थ्रू ये रिमूव हो जाएगा हमारी बॉडी से। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर देना है। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये डाइजेस्टिव सिस्टम होने के बाद हमें स्टार्ट करना है अपना रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट हो आपको तो मतलब रेस्पिरेशन में तो नहीं कह रहा मैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में कह रहा हूँ। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज हम अपना रेस्पिरेशन सिस्टम स्टार्ट करते हैं। बताइए, स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम। रेस्पिरेशन में क्या है,
रेस्पिरेशन की प्रोसेस डेफिनेशन तो आप सब जानते ही होंगे, क्या है रेस्पिरेशन, क्या है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। हम जो रेस्पिरेशन करते हैं वो क्यों करते हैं, हम जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जो कुछ एनर्जी होती हैं, कुछ तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती हैं, वो हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती हैं। और खाने यानी कि फूड को डाइजेस्ट कराने के लिए भी जो रिएक्शंस होती हैं वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती हैं। तो उन सब को हमारे फूड को डाइजेस्ट कराने में भी ऑक्सीजन का काम होता है। सेकंड थिंग, हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी होती है, ठीक है। तो ये तो एक सेकेंडरी है कि भाई रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज करती है, और एनर्जी रिलीज करके क्या होता है, फूड स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और थोड़ा सा। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, ठीक है। याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है इसकी फुल फॉर्म एटीपी की। तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो हमारा जो रेस्पिरेशन है उसके दो काम होते हैं। नंबर 1, हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जाना और उनको एनर्जी प्रोवाइड कराना, ठीक है। सेकंड, हमारे जो फूड को इनटेक किया है उस फूड को स्मॉल पीसीज में ब्रेक डाउन करने में भी हम ऑक्सीजन हमारी हेल्प करती है। इसीलिए हमने कहा है कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज अकर, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन मे बी ऑफ 2 टाइप्स। रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है। नंबर 1 एरोबिक रेस्पिरेशन, नंबर 2 एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है, देखते हैं, ठीक है। सो एरोबिक इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिलीज एनर्जी अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जब रेस्पिरेशन आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी कि एयर की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा, एयर की प्रेजेंस में, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इनटेक की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसका रिजल्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। वाटर बॉडी के अंदर ही रहता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम के थ्रू ही आउट हो जाती है, ठीक है। समझ आ गई बात। और ये सब कहाँ होता है, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, 9th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड द प्रोडक्ट इज एल्कोहल और लैक्टिक एसिड, लेस अमाउंट एनर्जी इज रिलीज्ड। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस तरीके के रेस्पिरेशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। इसमें इस तरीके के रेस्पिरेशन में हमारे जो बॉडी के अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो एल्कोहल और लैक्टिक एसिड दोनों तरीके के फॉर्म होते हैं। एल्कोहल और लैक्टिक एसिड, एल्कोहल कब फॉर्म होगा, लैक्टिक एसिड कब फॉर्म होगा, वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं फॉर्म। अच्छा, और बहुत कम एनर्जी इसमें रिलीज होती है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 38 ATP, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो 2 ATP होती है। देख लो कितनी कम है, 36 ATP कम है, समझिए। तो ये दो तरीके के रेस्पिरेशन हमारे होते हैं, ठीक है। इसके आगे का रेस्पिरेशन सिस्टम हम कल कवर करेंगे। मैंने रेस्पिरेशन सिस्टम का बेसिक स्टार्ट करा दिया, एक बार आप देख सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सो अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में,
ठीक है। सो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। सो ओके, थैंक यू।